आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि वोल्टेज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोल्टेज को समझने से पहले हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि हमें वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले वर्क क्या होता है। तो अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क आम ज़बान में तो किसी भी काम को हम लोग वर्क कहते हैं, लेकिन फिज़िक्स की ज़बान में हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी। अब इसका ये मतलब है कि जब भी आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर आप एक फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क हुआ है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लें कि यहाँ पर मेरे पास एक ज़मीन है और उसके ऊपर मैंने ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सॉलिड ब्लॉक। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक थोड़ा सा मूव कर जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए और यहाँ पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर पुश लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा और इस फोर्स की वजह से हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये ब्लॉक इतना हो सकता है कि ये ब्लॉक इतना जो है आपके पास इधर तक मूव कर जाए, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जब भी किसी फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क हुआ है। आम ज़बान में तो हर किस्म का काम वर्क है, लेकिन फिजिक्स की ज़बान में जब भी कोई फोर्स किसी चीज़ को डिस्प्लेस करेगी वो वर्क है। अगर फोर्स एक्ट कर रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स वर्क हुआ है, हमने फोर्स लगाई और ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क हुआ है। तो वर्क को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो इसके बारे में अभी के लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैं 2 न्यूटन्स की फोर्स लगाता हूँ, जिसकी वजह से ये 1 मीटर तक ब्लॉक मूव कर जाता है। तो मेरे पास वर्क कितना हुआ, 2 न्यूटन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। तो मेरे पास वर्क होगा 2 न्यूटन्स मीटर। तो यहाँ से आप वर्क का यूनिट भी देख सकते हैं, न्यूटन्स मीटर। और इसी यूनिट को आपके पास शॉर्ट करके लिखा जाता है एज जूल्स। तो इसको आपको शॉर्ट करके लिखा जाता है इसको शॉर्ट करके लिखा जाता है जूल्स, जिसका सिंबल है आपके पास जे। ओके, तो ये तो है हमारे पास वर्क का कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग चलेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी से क्या मुराद है। तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो इसकी हमारे पास फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू वर्क द एबिलिटी टू डू वर्क द एबिलिटी टू डू वर्क। अब इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना वर्क कर सकते हैं। हमने वर्क देखा क्या है, आप कितना वर्क कर सकते हैं वो आपकी एनर्जी है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके पास दो किस्म की एनर्जीज होती हैं। हम पहली एनर्जी को देखते हैं। हम यहाँ पर पहली एनर्जी को देखते हैं। तो अज्यूम करें कि आपके पास एक बॉल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और ये बॉल मूव कर रही है, यानी कि ये रुकी हुई बॉल नहीं है, ये मूव कर रही है। तो आपने हो सकता है बॉल को फेंका हो, लेकिन ये बॉल किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब मान लें कि आप आगे मसलन इस बॉल को किसी चीज़ से टकराते हैं। तो आगे आप एक दीवार रख देते हैं और ये बॉल जाकर दीवार को टकराती है, और ये कोई बहुत ही हल्की सी दीवार है, दीवार टूट जाती है और बॉल जो है ये जाकर वर्क करती है, कुछ फोर्स लगाएगी, कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी। हो सकता है आगे यही ब्लॉक पड़ा हो, ये बॉल आकर इसको टकराए, ब्लॉक को मूव कर दे। या अगर ये किसी चीज़ से नहीं टकराती तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्प्लेस करेगी, उनको फोर्स लगा लगा के अपने आगे से हटाती जाएगी और इस तरीके से वर्क करती जाएगी। तो हम कहते हैं कि इसके पास एक एनर्जी है क्योंकि ये वर्क कर सकती है खुद से। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके पास एक एनर्जी है। मैं कहता हूँ मसलन इसके पास आपके पास एनर्जी है 2 जूल्स की। अब एनर्जी का यूनिट भी जूल्स है, यानी कि कितना आप वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बॉल जब तक, अगर ये इस मोशन में है, इस वेलोसिटी पे है, तो जब तक ये ज़ीरो स्पीड पर जाएगी, जब तक ये रुक जाएगी, तब तक ये 2 जूल्स ऑफ वर्क कर चुकी होगी। हो सकता है वो वर्क एक दीवार को तोड़ने में हो सकता है वो वर्क सिर्फ एयर रेजिस्टेंस
एयर के मॉलिक्यूल को हटाने में हो, यहाँ तक कि उसकी तमाम एनर्जी ख़त्म हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ख़त्म होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो वर्क करती जाएगी। हो सकता है आप बॉल को रोकें, खुद रोकें, तो उस तरह से आपके पास जो है वो आप भी उसके ऊपर वर्क करें उस बॉल को रोकने में, और आपके हाथों को थोड़ी सी दर्द हो, आपके हाथ गर्म हो, वो बॉल से एनर्जी आपके हाथों में आ गई। तो ये बॉल जब तक 0 जूल्स की एनर्जी अटेन करेगी, जब तक ये 0 स्पीड पर आएगी, तब तक आपके पास ये 2 जूल्स ऑफ वर्क कर चुकी होगी। एनर्जी का सिर्फ ये मतलब है, द एबिलिटी टू डू वर्क। अब अगर आप इस बॉल को रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप अगर अपने हाथों से इसको रोकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर अपने हाथ से इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे F, और ये बॉल फिर आहिस्ता से, मसलन इधर थी तो इधर आकर ये आहिस्ता से रुक जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपने एक ऐसा किस्म का वर्क किया है जिसमें आपकी जो फोर्स है वो बॉडी पहले से मोशन में थी, उसकी मोशन के अगेंस्ट है, यानी कि बॉडी इस तरफ आ रही थी लेकिन आपने फोर्स इस तरफ लगाई है, आपने किसी चीज़ को रोकने की कोशिश की है। तो ऐसे वर्क को हम लोग नेगेटिव वर्क कहते हैं। ऊपर जो हमने वर्क किया था वो पॉजिटिव था, बॉडी रुकी हुई थी या मोशन में थी, लेकिन हमने उसी की डायरेक्शन में उसको स्टार्ट किया था, उसको और फेवर किया था। अगर वो मूव कर रही थी तभी हमने इधर फोर्स लगाई थी, उसको और ज़्यादा तेज़ किया था। लेकिन जब कोई चीज़ मूव करें और आप उसकी एनर्जी को ले लें, उसकी एनर्जी को ज़ीरो करें या उसको रोकने की कोशिश करें, तो वो नेगेटिव वर्क होता है। तो चलें, इसके ऊपर आप नेगेटिव वर्क करके इसको रोक सकते हैं, और इसकी ये जो है बॉल भी आपके ऊपर एनर्जी लगाएगी, बॉल अपना वर्क करेगी और आपके हाथों को दर्द हो सकती है, आपके हाथ गर्म हो सकते हैं, वो तमाम एनर्जी वहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी होती है जो कि किसी की स्पीड की वजह से आती है, कोई भी चीज़ स्पीड में होगी उसके पास एनर्जी होगी, जो कि हमने देख लिया। तो जो एनर्जी किसी बॉडी की स्पीड की वजह से आती है उसे हम लोग कहते हैं, ये एनर्जी की पहली टाइप है, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि किसी बॉडी की स्पीड की वजह से आती है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो है एक किस्म एनर्जी की। एनर्जी की एक दूसरी मेन टाइप है, एनर्जी की एक दूसरी मेन टाइप है। तो चलें अज्यूम करें कि अब आपके पास यही बॉल है, लेकिन अब आप क्या करते हैं कि ये बॉल रेस्ट पे है, लेकिन ये बॉल, ये आपके पास ग्राउंड है और आपने इस बॉल को ऊपर उठा दिया है। आप इस बॉल को अपने हाथ से, जिस तरह हम अक्सर करते हैं, आपने इस बॉल को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा दिया है, यहाँ पर अपने हाथ से इसको ले गए हैं और अब यहाँ पर आप इसको छोड़ देते हैं, अपने हाथ को छोड़ देते हैं। क्या होगा, बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आएगी ग्राउंड की तरफ, क्योंकि ग्राउंड इसको ग्रेविटी से खींच रहा है, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये बॉल ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे की तरफ आएगी। तो आप खुद नोटिस करें कि ये बॉल वर्क कर रही है। अगर आप यहाँ पर एक किस्म की पुल्ली लगा दें और इधर आप एक ब्लॉक को रख दें तो ये उस ब्लॉक पर वर्क करेगी। जब तक ये यहाँ पर पहुँचेगी तब तक ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच देगी, तो वर्क करेगी ब्लॉक पर। यहाँ अगर कोई भी ब्लॉक ना हो फिर ये और तेज़ी से आएगी, यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जो है ये डिस्प्लेस करती हुई आएगी और इस तरीके से इसकी अपनी जो है वर्क कर देगी। या अगर कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है फिर इधर आएगी, तो हो सकता है ग्राउंड के अंदर मतलब मिट्टी का ग्राउंड है तो उसके अंदर गड्ढा सा बना दे, तो वहाँ पर उसको डिस्प्लेस करेगी। लेकिन इसके पास एक एनर्जी है। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इसकी एनर्जी भी 2 जूल्स है, ज़ाहिर है ये और ऊपर चली जाती जाएगी तो इसके पास और एनर्जी आती जाएगी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में भी और स्पीड हो तो और एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है कि ये 2 जूल्स ऑफ वर्क जो है वो कर सकती है। तो एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से है, जो कि किसी बॉडी की स्पीड की वजह से ना आए, जो कि किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से है, वो यहाँ पर है उसके पास एक और एनर्जी है, वो यहाँ पर है उसके पास एक और एनर्जी है, एक फील्ड में। यहाँ पर एक आपके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है, ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉडी के पास 2 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसकी वजह से आ रही है, ये आ रही है ग्रेविटी की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ एक ही किस्म की है, स्पीड की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड में पोजीशन की वजह से एनर्जी आ जाती है। तो ये वाली जो स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी की वजह से आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 2 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं कह रहा हूँ इस बॉडी में है, जब मैं रेफरेंस पॉइंट लेना हूँ ग्राउंड को। आप खुद सोचें, जब ये बॉल ग्राउंड तक आ रही है तो ये आपके पास 2 जूल्स ऑफ वर्क करेगी। मान लें मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद दूँ, अब ये वाली सरफेस नहीं रही, अब ये बॉल और नीचे चली जाएगी, इस ग्राउंड से भी नीचे चली जाएगी, यहाँ तो गड्ढा है, तो क्या ये और वर्क नहीं कर देगी? एक पुल्ली होती तो ऑब्जेक्ट और ऊपर चला जाता। तो आपकी हाइट पर मैटर करती है ये। तो अब
हाइट किस किस चीज़ से, वो आपके पास आपका रेफरेंस पॉइंट है इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 जूल्स मैं निकाल रहा हूँ। जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट आप कह रहे थे कि ग्राउंड पर 0 जूल्स है, उसके हिसाब से आपके पास 2 जूल्स है इस बॉल पर। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक टेबल पड़ी हो और आप कहें इस टेबल की भी कोई हाइट है, ज़ाहिर है, तो अब इस टेबल के रेफरेंस तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आकर रुक जाएगी, तब तक कितना वर्क करेगी वो उस केस में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ होती है। नॉर्मली हम स्टैंडर्ड तौर पर ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। जब आप वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो चलें, ये तो थी एक किस्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। बात करते हैं एक और किस्म की। चलें, मान लें कि मेरे पास यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और मान लें कि ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये एक बॉल है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, यानी कि इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो गए हैं, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। आमतौर पे तो चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, आपको इलेक्ट्रॉन किसी तरह से इसमें निकालने पड़ेंगे। और ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। तो इसकी एक खास बात याद रखें कि जब भी किसी कंडक्टर को आप कोई चार्ज दे देते हैं, तो असल में वो थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो जो कंडक्टर होता है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनका तमाम चार्ज उनकी सरफेस पर होता है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका तमाम पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर है, इसके अंदर ज़ीरो चार्ज है, इसके अंदर से ये न्यूट्रल है, बाहर इसका तमाम का तमाम चार्ज है। ये कंडक्टर से खसूसियत है इंसुलेटर्स की नहीं। अगर आप इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर, इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस से निकल कर अंदर चले जाएंगे, अंदर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, और जितना भी चार्ज है आप इसको और चार्ज करते जाएंगे, सरफेस और ज़्यादा चार्ज बनती जाएगी, अंदर हमेशा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगी, और इसके हम रीजन में नहीं जाएंगे वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। बस आप ये याद रखें, कंडक्टर को जब भी आप लोग चार्ज कर देंगे तो इसकी सरफेस के ऊपर आपके पास जो तमाम का तमाम चार्ज है वो इसकी सरफेस पे चला जाएगा, और इसके अंदर चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। इसके रीज़न में हम इस वीडियो में नहीं जा सकते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव स्फीयर है, और मैंने इसको होल इसको पॉजिटिव दिखाया है। उसका मतलब बस ये है कि ये एज अ होल पॉजिटिव स्फीयर है, लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ सरफेस पर चार्ज है, ये ऑटोमेटिकली ऐसा अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके गिर्द एक फील्ड होगी जो कि इसके अंदर नहीं है, हमने पहले देख लिया। इसके गिर्द एक फील्ड है, एक चार्ज के गिर्द एक फील्ड होती है कि जिसके अंदर कोई भी और चार्ज आएगा तो उसको एक फोर्स महसूस होगी, जैसे हमने पहले पढ़ा भी था। तो इसको आप इन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। अब एक चार्ज की फील्ड की सबसे मज़े की बात यह है, बल्कि ये तो ग्रेविटी में भी होती है, कि आपके पास जो फील्ड है ये इनफाइनाइट होती है। किसी भी चार्ज की फील्ड या किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इवन कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आप इस चार्ज से इतना दूर हैं, यहाँ पर एक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अगर आप चार्ज से इतना दूर हैं, तो हाँ, आप फील्ड स्ट्रेंथ कम ज़रूर हो जाएगी, जितना आप दूर ज़्यादा जाएंगे वो कम होगी, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। आप इधर जाते हैं और कम, इधर जाते हैं और कम, वो हो सकता है 0.0000000 फिर 1 आ जाए, फिर 0 1 आगे जाता जाए, कम होती जाएगी। ज़ीरो आपके पास कभी भी नहीं होगी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए भी है। हाँ, लेकिन हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि जैसे अगर एक आम इस तरह का स्फीयर है तो उसका तो मे बी 2 मीटर्स बाद नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। यानी कि हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि 2 मीटर्स के बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गई है, लेकिन आमतौर पे वो लेकिन असली में वो ख़त्म नहीं होती, बहुत कम हो जाती है कि उसका ज़ीरो इफेक्ट होता है, उससे हमें कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी ये चीज़ याद रखें, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म नहीं होती, या कोई भी फील्ड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो चलती जाती है, लेकिन बहुत वीक हो जाती है जितना दूर जाती जाती है। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ख़त्म होगी, तो उसका तो जवाब है कहीं नहीं, या हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी, यहाँ पर जो मैंने ये आपको सर्कल दिखाया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर फील्ड है, इसके बाहर फील्ड ख़त्म हो जाती है। ऐसा पॉइंट कभी असली में नहीं आने वाला, लेकिन हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिटी है। एक ऐसे पॉइंट पर चले जाएं जो कि इनफाइनाइटली दूर हो, तो फिर हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसके बाहर आपके पास इन्फिनिटी है, जो कि ऑफकोर्स मैंने दिखाया है इस तरीके से, जिसको आप समझ सकते हैं। अब मान लें कि मैं इसके अंदर, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, और मैं
इस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर ले आया हूँ, इस पॉइंट पर ले आया हूँ, क्या होगा जैसे ही मैं इस पॉइंट को छोड़ूंगा, यानी कि मैं इसको ले आया अपनी फोर्स लगाकर और मैंने इसको छोड़ दिया है। ये ऐसी ही बात है जब आप बॉल को ऊपर ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो आप खुद देखें जैसे आप इसको छोड़ेंगे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये चार्ज ऊपर की तरफ दौड़ेगा। ये वाला आपके पास जो चार्ज है ये आपको ऊपर की तरफ भागेगा यहाँ तक ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाए और फिर रुक जाएगा, जो कि असली में कभी पॉइंट नहीं आने वाला। ऑल दो कि इन रियलिटी में ये थोड़ा सा दूर जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत नेग्लिजिबल हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो हल्का हल्का मूव करता रहेगा। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को रखा था, इसका मतलब इस पॉइंट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है जो कि आपको नजर आ रही है। एक फील्ड में ये पॉइंट अपनी पोजीशन पे है, इसको एक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे आप छोड़ते हैं ये यहाँ वहाँ जाता है, ये यहाँ आता है। और वैसे तो इस केस में इस पॉजिटिव चार्ज को भी इधर भी एक रिपल्शन होगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला स्फीयर है और ये सिर्फ एक पॉजिटिव प्रोटॉन मान लें आप, ये एक स्फीयर है जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो ये प्रोटॉन जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और ये स्फीयर जो है ये हल्का फुल्का मूव जरूर करेगा, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मूव नहीं करेगा। ऐसी बात है जैसे यहाँ पर जब ये ग्राउंड इस पर फोर्स लगा देता है ये तो मूव करता था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सब मासेस लगाते हैं, तो ये बॉल भी ग्राउंड पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। हम लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ मान रहे हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया कि जब भी हम किसी चार्ज को किसी फील्ड में लाते हैं तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिसको हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देख लें तो ये मैं लाया था अपने पास पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके पास किस तरह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वर्क कर सकता है। तो आप इसको छोड़ते हैं तो ये भागता भागता जाता है, तो ये वर्क कर सकता है आपके पास। और इसका दूसरा समझने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या तो वो एनर्जी है जो एक बॉडी जब उसको आप छोड़ते हैं तो जितना वो वर्क कर सकती है, या दूसरे अल्फाज में अगर आप उसको उस पोजीशन तक लाएं तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा वो भी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, तो आप लोग खुद देखें ये आपके पास इन्फिनिटी पर था, आप लोग इसको उठाकर इस पर लाते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको रिपेल कर रहा है ये इसको आने ही नहीं देता, आप लाते हैं फिर चला जाता है। तो आपको फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर करके यहाँ पर लाना होगा, और फिर भी आपको भी फोर्स लगाते रहना होगा। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, आप इसको इसकी मोशन की डायरेक्शन में पुश करें, आप पॉजिटिव वर्क करें, तो इसके पास पॉजिटिव जूल्स एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपके पास बीच वाला चार्ज पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव जूल्स ऑफ एनर्जी होगी। इसी तरीके से अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आएँ, मैं इधर नीचे से ला रहा हूँ सेम चीज़ है, तो इसके पास नेगेटिव जूल्स ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि अगर अगर आप अगर आप इसी को इन्फिनिटी से अब यहाँ पर लेकर आते, तो ये इन्फिनिटी पर मैंने इसको रखा, अब जब मैं इसको लेकर आता हूँ तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली इसकी तरफ जाता है। अब मसला ये है कि इधर मैंने इसको छोड़ा, अच्छा मैं इसको जैसे मैं इसके अंदर किया ये ऑटोमेटिकली आता गया यहाँ तक आ गया, तो आपका तो अभी कोई वर्क नहीं लगा, सारा वक्त तो फील्ड ने कर दिया। आप कहेंगे कि ये तो फिर ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देखें जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट होता हुआ आया है, ये कांस्टेंट स्पीड में थोड़ी ना आ रहा है, ये तो जो पॉजिटिव चार्ज है फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, एक्सेलरेट होता होता आया है। जब ये यहाँ पर पहुँचा है तो ना सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है बल्कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। और शर्त ये है आपने इसको इस पॉइंट पर लाना है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाने देना, आप तो एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर लाकर थोड़ा नेगेटिव वर्क करना होगा, इसको रोकना होगा, ये बहुत तेज़ हो चुका है और अभी भी जा रहा है। वैसे तो ये यहाँ तक खुद आया, यहाँ पर आकर आपको इसको रोकना पड़ेगा और आप नेगेटिव वर्क करेंगे, इसलिए नेगेटिव जूल्स आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पहले तक तो जीरो जूल्स थी। यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसको रोकना होगा, इसको रोके रखना होगा, जबकि ये इसको खींच रहा है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पास नेगेटिव वर्क है। अगर आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया था, यहाँ अगर आप इसको छोड़े मत, आप इसको यहीं से कंट्रोल स्पीड में लाएं, आप उसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लाएं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन आप इसको थोड़ा रोक रोक के लाएं, तब आपके पास वो आप आहिस्ता आहिस्ता से नेगेटिव वर्क करे होंगे, इसको थोड़ा रोक रोक के यहाँ लाने होंगे। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज है और आप एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे उसके पास पॉजिटिव जूल्स एनर्जी होगी, बीच में पॉजिटिव चार्ज है आप एक नेगेटिव चार्ज लाएंगे उसके पास नेगेटिव जूल्स एनर्जी होगी। अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं तो उस चार्ज के पास पॉजिटिव जूल्स होगी, अगर आपके पास ऑपोजिट चार्जेस के पास उस चार्ज के पास नेगेटिव जूल्स होगी। अगर यहाँ पर बीच में नेगेटिव होता है तो इसके पास फिर नेगेटिव होती है और फिर इसके पास पॉजिटिव होती है।
तो ये तो बात होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट भला क्या है, यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मैं अब तक नाप रहा हूँ, हम वो वर्क डन जो हम इसको इन्फिनिटी से लाने में करेंगे। तो स्टैंडर्ड जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नापेंगे तो आप रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को ले रहे होते हैं, पिछले केस में आप ग्राउंड को ले रहे थे, लेकिन आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड तौर पर इन्फिनिटी को लेते हैं। इन्फिनिटी से लाने में हम इसको कितना वर्क करेंगे। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव स्फीयर है, और आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा कर लाएं, पॉजिटिव चार्ज उठा कर लाएं, तो आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप एक नेगेटिव चार्ज उठा कर लाएं तो आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है और आप एक पॉजिटिव चार्ज को उठा कर लाएं, फिर आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। और फिर आपको अगर नेगेटिव चार्ज को उठा कर लाएं तो आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। चलिए, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने एक और आपके पास फील्ड ली है, ये सेम वही चार्ज है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेने वाला हूँ, पॉइंट पी। ये मैंने एक ले लिया पॉइंट पी। अब आप एक चीज़ देखें कि मुझे पता है अगर मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो मेरे पास जो है पॉजिटिव एनर्जी होगी, मेरे पास सेंटर में पॉजिटिव, और एक नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूँ, मेरे पास नेगेटिव जूल्स ऑफ एनर्जी होगी। ये तो मुझे पता है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज को लेकर आऊँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पी पर मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी व्हेन मेरे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कह सकता पॉइंट पी पर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उस पॉइंट पर सिर्फ जो है आपकी पोजीशन पर मैटर नहीं करती, वो और चीज़ों पर भी मैटर करती है। तो इस चार्ज के केस में वो पोजीशन पर मैटर तो करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस चीज़ से भी मैटर करती है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। क्या चार्ज 1 कूलॉम्स का है, क्या चार्ज 2 कूलॉम्स का है। तो जितना आपके पास मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डबल हुई है, तो अगर आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, जिसकी बिल्कुल सेंस बनती है, क्योंकि आपके पास अगर चार्ज डबल हुआ है तो फिर भी वो एक्सेलरेट तो वो जाता तो उसी तरीके से, उसको फोर्स तो सेम मिलती है। तो इसका जाहिर सी मतलब है कि उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी तो मास पे भी डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ओके, ये आप इसके फॉर्मूला की अगर आप डेरिवेशन देखें तो उससे भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो नंबर 1 तो वो उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। नंबर 2 वो तो इस पर भी डिपेंड करता है वो चार्ज कौन सा है। तो अगर आपके पास सेंटर में पॉजिटिव है तो फिर आप यहाँ पर, मैं सेंटर में पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ, वो तो चलिए ठीक है, एक मसला, एक चीज़ तो फिक्स हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव लाएंगे तो पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, नेगेटिव लाएंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दूसरा मसला आपके पास साइन का भी है। तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते पॉइंट पी पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर मैं एक चार्ज यहाँ पर लेकर आऊँगा, क्योंकि वो उस चार्ज पर भी डिपेंड करेगा और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैं यूनिट चार्ज के लिए कहता हूँ, पहले मसले को हल करने के लिए मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता दूँ पॉइंट पी पर, मैं वो 1 कूलॉम चार्ज के लिए बता दूँ। अगर मेरे पास 2 कूलॉम चार्ज आ जाए मैं उसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 कूलॉम चार्ज आ जाए मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तो ठीक है, आप कहते हैं कि मैं इस पॉइंट पी पर इसकी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा एक 1 कूलॉम चार्ज के लिए, लेकिन दूसरा मसला अभी तक साइन का है। तो आप कहते हैं कि मैं एक ही चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अब हमने जो रवायत सेट की है वो हमने सेट की है पॉजिटिव चार्ज की। जब भी हम लोग इस तरीके से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाप रहे होंगे किसी चार्ज की, हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। सेंटर चार्ज की बात नहीं करा, सेंटर चार्ज तो फिक्स है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज ही लाएंगे, चाहे वो बीच वाला नेगेटिव है या चाहे बीच वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मसला हल हो गया। तो यहाँ पर अब पहले वाले केस में मैं मान लेता हूँ, ये जो मेरे पास पहला केस था, यहाँ पर चले मान लेते हैं कि ये जो मैं चार्ज लेकर आया था ये था 2 कूलॉम्स का, इसको एनर्जी जो मिली थी वो थी +2 जूल्स। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर मान लेते हैं यही वाला सेम वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पर है। तो आपके पास क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलॉम चार्ज। तो आपके पास 2 कूलॉम चार्ज के लिए 2 जूल्स थी, तो 1 कूलॉम चार्ज के लिए आपके पास होगी 1 कूलॉम चार्ज के लिए आपके पास होगी 1 जूल्स, और ये पर कूलॉम है। आप अगर एक चार्ज लेकर आते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो उसको पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर वो 1 जूल्स होगी पर कूलम, 2 कूलम्स और 2 जूल्स। और आपके पास ये होगी आपके पास +1, ये होगी आपके पास +1 जूल्स पर कूलम, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ। अब आपके पास फ़ायदा क्या है इस नंबर का,
आपको कोई कहता है मैं इस पी पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ एक नेगेटिव चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड है 3 कूलम्स, मुझे बताएं इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आपको डायरेक्ट ये नंबर पता है, आप डायरेक्ट बता देंगे अच्छा मुझे तो पता है कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊँगा ना तो मेरे पास 1 जूल्स पर कूलम होगी, मैं इसको मल्टीप्लाई में 3 कर देता हूँ तो इसके लिए मेरे पास होगी 3 जूल्स, इसके लिए मेरे पास होगी 3 जूल्स, इसके लिए मेरे पास होगी 3 जूल्स। और चूंकि मुझे पता है कि ये नेगेटिव है, ये मैं पॉजिटिव के लिए नाप रहा था तो इसका साइन उलट कर देंगे तो ये इसके पास होगी नेगेटिव 3 जूल्स। ओके, तो ये इस साइन का हमारे पास एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये जो हमने नंबर अज्यूम किया है, तो ये जो हमने नंबर अज्यूम किया है +1 जूल्स पर कूलम, यानी कि हमने एक ऐसा नंबर अज्यूम किया है कि एक पॉइंट इन स्पेस पर हमारे पास पर कूलम ऑफ चार्ज फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस नंबर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पी पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 1 जूल्स पर कूलम। और ये जो जूल्स पर कूलम है इसको हम लोग वोल्ट्स भी कहते हैं। तो इस पॉइंट पी पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 वोल्ट्स है। अगर आपने वोल्ट्स के बारे में सुना है तो वो जूल्स पर कूलम को है, एक दूसरा नाम है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ अज्यूम करता हूँ, इसी फील्ड में मेरे पास एक और पॉइंट है, पॉइंट ए। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास अगर आप देखें तो इन दोनों पॉइंट्स में से किस पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किस पर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जाहिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी पर कूलम ऑफ चार्ज उतनी ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। तो आप खुद सोचें यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी या यहाँ पर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर, क्योंकि ये आपके पास इन्फिनिटी से ज़्यादा दूर है, यहाँ पर लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास ए पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू पी पर जहाँ पर आपके पास लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इस केस में अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने वाला हूँ इस फील्ड में ए पॉइंट पर। तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंने ए पॉइंट पर मैं लेकर आया हूँ अपने पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको इधर से एक रिपल्शन मिलेगी, तो ये इधर से रिपेल होकर, इधर से ये रिपेल होकर आपके पास मूव कर जाएगा ऊपर, यानी कि वैसे तो ये इधर से इस तरह रिपेल होकर आगे की तरफ मूव कर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ इससे भी आगे जाता रहेगा, इधर और ज़्यादा लो है, इधर और ज़्यादा लो है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। हमारे पास हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास जा रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पर हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट पर आपके पास लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। अब मान लें कि आप एक नेगेटिव चार्ज को पुट करेंगे इस पॉइंट पी पर जहाँ पर आपके पास लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो क्या होगा, तो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर जाएगा इस तरफ क्योंकि वो अट्रैक्ट होगा। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास जा रहा है लो टू हाई पोटेंशियल। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप एक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे अगर आप हाई पोटेंशियल पर, तो वो ऑटोमेटिकली लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा, और अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे लो पोटेंशियल पर तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा। तो अगर आप इस बात से कन्फ्यूज, ये बात तो काफ़ी सीधी सादी लग रही है, ये ऐसी ही बात है, ये ऐसी ही बात है कि जब आपके पास एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर आपके पास हाई पोटेंशियल होती है, नीचे आपके पास लो पोटेंशियल होती है, तो बिल्कुल सेंस बन रही है, हाई पोटेंशियल से चीज़ें लो पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाती हैं। लेकिन ये नेगेटिव के लिए तो कोई बात ना बनी, लो टू हाई ये कैसे जा रही है, तो ऐसी बात है कि एक बॉल खुद ब खुद से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए, इसकी क्या सेंस बनी। क्या आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं? तो अगर आप थोड़े से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये भी हाई टू लो ही है। ये असल में हमारे पास लो टू हाई इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अपनी रवायत सेट की हुई है पॉजिटिव साइन की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापते हुए, तो इस वजह से ये इसका उलट आ रहा है। लेकिन अगर हमने रवायत सेट की होती नेगेटिव चार्ज की तो फिर ये हाई टू लो होता, ये लो टू हाई होता। तो असल तरीका तो ये था कि पॉजिटिव के लिए हम पॉजिटिव की वो सेट करते और नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग नेगेटिव को फिर अज्यूम करते, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमने एक स्टैंडर्ड सेट करना था, तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कन्वेंशन। तो इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो आता है और नेगेटिव चार्ज लो टू हाई आता है।
क्योंकि हमने कन्वेंशन, हम नाप उसको पॉजिटिव के हिसाब से रहे हैं, तो इस वजह से हमारा यहाँ पर लो आ रहा है, यहाँ पर हाई आ रहा है। तो इस पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी कन्वेंशन का मसला है। असली में जो इंट्यूटिव सेंस है उसमें भी नेगेटिव हमारे पास हाई टू लो ही है, अपने अगर उसका ये कन्वेंशन हम नेगेटिव कर दें। तो हमने ये चीज़ अखज़ कर ली है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हाई की तरफ तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा लो की तरफ, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज रखेंगे लो की तरफ तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा हमारे पास हाई की तरफ। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करने लगे हैं। हम लोग क्या करने लगे हैं कि यहाँ पर मैं एक शीट रखने वाला हूँ अपने पास। ये मेरे पास एक शीट है, एक मेटल की शीट, इस तरह की एक शीट है मेटल की, और ये कंडक्टर शीट है, यानी कि मेटल है, कंडक्टर शीट है। तो कंडक्टर्स और मेटल्स की खसूसियत अगर आपको पता हो तो इसमें ये होता है कि वैसे तो हमारे पास एक अगर एक एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द आमतौर पर ऑर्बिट कर रहा होता है। लेकिन एक मेटल में क्या होता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेटल के केस में, अगर इसके पास अंदर और इलेक्ट्रॉन है उनका मसला नहीं, मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एटम से निकल जाता है, ऑर्बिट से निकल जाता है और फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। तो ये एटम से ही बाहर निकल जाएगा और इधर उधर मूव करना शुरू कर देता है। ये मेटल्स की खसूसियत है। यहाँ पर मेरे पास एक मेटल की शीट है जिसको मैंने काफ़ी जूम इन कर दिया और इसको मुझे एटम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अजीब सा मेटल एज्यूम किया है। ये एक ऐसा मेटल है जो ऐसे आइटम से बना है जिनके पास 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, और वही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देते हैं, यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और ऐसा कोई मेटल एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि मेटल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए कर दिया है। और ये एक ऐसी मेटल की शीट है जिसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं। काफ़ी अजीब बात है, अ, लेकिन ठीक है। ये मेरे पास जो मेटल की शीट है, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, 2 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भला कितने हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, यानी ये फ्रीली मूव करेगा, कभी इधर कभी उधर, ऑर्बिट में नहीं है, ऐसा नहीं है चक्कर काट रहे हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके पास यहाँ पर 2 चार्जेस एक्सेस में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं। एक्चुअली में ये नेगेटिव चार्ज है और इसको हमने खुद से किया है, और नॉर्मली यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने इसके अंदर खुद से इलेक्ट्रॉन्स को डाला है किसी तरीके से। ओके, तो ये तो है हमारे पास एक शीट। एक और दूसरी शीट है हमारे पास मेटल की। इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ। ठीक है, एक और हमारे पास शीट है मेटल की, बल्कि इसको मैं वहीं वापस आने देता हूँ, इसको आप इग्नोर करें। अच्छा, तो ये हमारे पास दूसरी मेटल की शीट है और ये सेम मेटल की शीट है। उसके अंदर ये वही ऐसे आइटम है जिनके अंदर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखें 2 प्रोटॉन्स तो आपके पास हैं। प्रोटॉन्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप प्रोटॉन्स ऐड नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। वो हमने यहाँ पर 2 ऐड किए हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन से। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? वो भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब ये न्यूट्रल होगा। तो क्या यहाँ पर बीच में क्या है? ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। आप इधर एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो यहाँ से रिपेल होकर इधर चला जाएगा, इधर आप एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो इधर जो है वो इस तरफ, इधर आप एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, मतलब कोई कैटायन रखेंगे तो वो इधर से इधर चला जाएगा। एनीवेज, तो ये हमारे पास प्लेसेस हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, अब ये हमारे पास एक मेटल की शीट है, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन कंडक्टर्स। लेकिन क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है? बाहर तो इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इधर नेगेटिव वोल्ट्स होंगे, इधर पॉजिटिव वोल्ट्स होंगे, लेकिन क्या इसके इर्द गिर्द जो है वो आपके पास जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं, ऑल दो का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ पर अगर आप एक चार्ज को लेकर आते हैं, यहाँ पर अगर आप एक चार्ज को लेकर आते हैं, यहाँ पर अगर आप एक चार्ज को लेकर आते हैं तो उसको इन्फिनिटी से लाने में अगर यहाँ पर आपको वर्क डन लग रहा है तो इसके अंदर घुसाने में भी वर्क डन लगता है, यानी कि इधर तक जो वर्क लग रहा है फिर आपको इधर तक ये सारा डिस्टेंस तो कवर करके आना है, तो इधर तक भी आपको वर्क लाजमी लगेगा। हाँ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम थी, इधर करीब आते जाते ज़्यादा होती जाती है, लेकिन यहाँ अंदर जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाती है। होती ज़रूर है, एग्जैक्टली सेम होगी इसके एग्जैक्ट सरफेस पर, इधर ये तमाम फिर अंदर सेम होती है और इधर सरफेस तक ये सेम रहती है। क्यों? बिल्कुल सीधी सादी बात है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो और मजीद वर्क डन करने की जरूरत नहीं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। और इधर भी सेम केस है। अच्छा,
इसके अंदर की मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ तो किस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और किस में कम है या दोनों में सेम है? तो ऑफ कोर्स इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको हमने जैसे देखा इसके पास लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें इसके अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके बाहर आपके पास नेगेटिव वोल्ट्स हैं। तो हमने पहले पढ़ा था क्योंकि हमने कन्वेंशन ऐसे सेट की हुई है कि नेगेटिव चार्ज के इर्द-गिर्द हमारे पास हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, जो कि नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव के मुकाबले में कम है। तो इधर हमारे पास इसके अंदर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जबकि इधर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी इसके अंदर। तो इधर हमारे पास एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इधर हमारे पास एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हाई पोटेंशियल पर तो वो जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ। क्या ऐसा होगा? मैं इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, बिल्कुल होगा। इधर से वो रिपेल होगा, इधर जाएगा लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ और लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। और इधर मैं एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो वो जाएगा लो से हाई की तरफ। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अज्यूम करें कि मैं इनके बीच में एक वायर कनेक्ट कर दूँ, तो ये मैंने इनके बीच में एक कंडक्टर वायर कनेक्ट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंडक्टर वायर भी इसी जो है वो ख़ास एटम्स की बनी हुई है, ख़ास मेटल की बनी हुई है, जिसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि मेरा अपना ईजाद किया हुआ मेटल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक किस्म की वायर है, जिनमें सिर्फ 3 प्रोटॉन्स हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और इसके पास अपने 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं तो वायर तो न्यूट्रल है, वायर आपके पास न्यूट्रल है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इधर से ये कनेक्ट है, इधर से ये कनेक्ट है। और याद रखें एक वायर के अंदर से कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव कर सकते हैं। ना क्या होगा हमारे पास? इधर तो चलें अपने पास चीज़ें ठीक थी, होगा क्या? इधर हमारे पास अंदर एक लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इधर अंदर एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर से इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और यही होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर से निकलेंगे, भागेंगे इधर से, इधर से भागेंगे, ये इधर से भागेंगे। ये वाला ये जो ये पता नहीं क्या आ गया, इसको छोड़ें। यहाँ पर जो येलो डॉट्स हैं ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस करना चाहते हैं अपने आप को। मतलब मैं समझाता हूँ इसका मतलब। तो होगा क्या कि यहाँ पर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ पर से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर जाना चाहता है। पॉजिटिव चार्ज हिल नहीं सकता, वरना ये प्रोटॉन भी इधर मूव कर जाते हैं, लेकिन वो हिल नहीं सकते, बहुत फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर से मूव कर जाएगा इस वायर के अंदर। तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा इस वायर के अंदर और इधर से ये एक कंटिन्यूस फ्लो होगा। अब इधर से क्या होगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन मूव किया है वो इधर आगे इस एटम में चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इस अगले एटम में, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इस अगले एटम में, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपके पास फाइनल इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास मूव कर जाएगा इसके अंदर। तो आपके पास कुछ इस किस्म का होगा, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होगी कि यहाँ पर से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर गया एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और यहाँ पर से ये इस वाले का जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर गया इसके अंदर, और इससे पिछले वाले का जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर गया इसके अंदर, और इधर से निकल के इसके अंदर आ गया। एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया एक किस्म का। और यही सेम चीज़ रिपीट होगी क्योंकि अभी भी यहाँ लो अब यहाँ पर आकर रिलेटिवली इसके पास थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज होगा अभी भी, क्योंकि अभी भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन होगा अभी भी। तो अभी भी लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल मौजूद है। फिर से वही चीज़ होगी, अब आपके पास फिर से वही चीज़ होगी। तो यहाँ पर आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलेगा, इधर पहुँचेगा, अगला इधर जाएगा, अगला इधर जाएगा, और आपके पास अब अगेन वही चीज़ होगी, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। अब क्या हुआ? अब अगर आप देखें तो जैसे नेगेटिव चार्ज हट चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स, इधर अब आपके पास एक न्यूट्रल चार्ज है। अब आपके पास एक न्यूट्रल चार्ज बन चुका है, इधर सेम चीज़ हुई है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स बन चुके हैं, इधर न्यूट्रल चार्ज हो गया है। और आपके पास इस मेटल कंडक्टर के अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इस फील्ड की वजह से वो भी अब रुक गई है, क्योंकि सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पर कोई लो पोटेंशियल नहीं रही और यहाँ पर कोई हाई पोटेंशियल नहीं रही, बल्कि आपके पास सेम पोटेंशियल्स हैं, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, अगर कुछ है भी तो हमने देखा कि अभी आपके पास अब तो सब कुछ रुक गया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इधर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करनी है। आपके पास यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है
जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। तो आपने देखा कैसे हमारे पास एक तरफ लो पोटेंशियल और एक तरफ हाई पोटेंशियल जब हमने एक वायर के अक्रॉस अप्लाई की, हमने अपनी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा। हम एक बल्ब रखेंगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इस वायर के अंदर इस वायर के अक्रॉस हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। जिसकी वजह से हमारे पास करंट गुजरा। तो जब भी आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो आपके पास करंट मूव करेगा। करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने देखिए करंट हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक बड़ी खास चीज़ है। करंट हम हर वक्त यूज़ करते रहते हैं, और करंट होने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होना लाजमी है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। और जैसे ही ये ख़त्म होगी, सेम होगी, तो करंट गुजरना रुक जाएगा। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, ये चूँकि बड़ी ख़ास चीज़ है, तो हमने इसको एक बड़ा ख़ास नाम दिया है। हम इसको कहते हैं बड़े फैंसी टर्म्स में वोल्टेज। वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम है। तो अब आपको पता है कि वोल्टेज क्या है, जिसके यूनिट्स आपके पास क्या हैं, वोल्ट्स। क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स वोल्ट्स हैं, तो आप सिंपली माइनस करें तो उसके यूनिट्स भी वोल्ट्स हैं। वोल्टेज वो ड्राइविंग पावर है। वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स दैट मेक्स करंट फ्लो बिटवीन द टू पॉइंट्स इफ अ वायर इज कनेक्टेड। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आप एक वायर कनेक्ट कर देंगे या एक कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो आपके पास करंट मूव करेगा वायर के थ्रू। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग कहते हैं वोल्टेज। आप कहते हैं इस वायर के गिर्द पहले एक वोल्टेज था जिसकी वजह से करंट फ्लो किया। जैसे ही वो वोल्टेज खत्म हुआ, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुई, तो आपके पास करंट गुजरना रुक गया। तो जब भी आपके पास करंट गुजरेगा, यह पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास वोल्टेज ना हो। वोल्टेज ही वो ड्राइविंग पावर है, वोल्टेज ही वो चीज़ है जिसको यूज़ करके करंट आपके पास फ्लो होता है।